बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। हम चैप्टर 16 कैरी ऑन कर रहे हैं और इसका एक अनदर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने लिखा है जी, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू आरसी सीरीज सर्किट। तो इसको हम एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट का नाम देते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस इसकी बोर्ड के अंदर रिपीटिशन से अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ये डीजी खान में 2016 में, फैसलाबाद में भी 2016 में, फिर गुजरावाला में 2010 में, फेडरल बोर्ड में 2016 में और मीरपुर में 2017 में, लाहौर बोर्ड में 2019 में, उसके बाद रावलपिंडी में 2019 में और फैसलाबाद बोर्ड में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इस क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आसान है। जितनी भी हमने अभी तक डिस्कशन की है पिछले क्वेश्चंस के अंदर, वही हमारी इन्फॉर्मेशन जस्ट हमने यूज़ करनी है और बड़ी आसानी के साथ हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम क्वेश्चन को शुरू करें, हम इसकी हेडिंग की तरतीब लिखते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स, हमने इसकी हेडिंग की जो तरतीब लगाई है ज़रा देखें। सबसे पहले वही है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर है। सेकंड पे है जी वेक्टर डायग्राम। नंबर थर्ड पे है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वोल्टेज और नंबर 4 पे है इम्पीडेंस डायग्राम और नंबर 5 पे है फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। तो इन हेडिंग्स को हम जहन में रखते हुए, हम इसकी तरतीब को जहन में रखते हुए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ, तो देखिए बेटे, हमने एक सर्किट डायग्राम जो है वो बनाई है। कंसीडर द सर्किट इन विच वी हैव अटैच्ड एन एसी सोर्स, ए कैपेसिटर एंड एसी रजिस्टर इन सीरीज़। तो हमने एक एसी सोर्स लिया है, एक रजिस्टर लिया और एक कैपेसिटर लिया है। तीनों को हमने आपस में सीरीज़ में कनेक्ट किया है। तो इसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, रजिस्टर को, और कैपेसिटर को सी से लिख रहे हैं। और जो सोर्स है वो हमने एक करंट सोर्स लिया है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। सीरीज़ में हमें पता है जो चीज़ सेम रहती है वो है करंट। तो करंट इन दोनों कंपोनेंट में एक ही फ़्लो करेगा और उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है, वो आई के इक्विवेलेंट है। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर हम इसकी वेक्टर डायग्राम बनाना चाहें तो हमारे लिए ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ है कि करंट को रेफरेंस बनाकर हम इनके वेक्टर्स प्लाट कर सकते हैं। करंट को भी एक वेक्टर बनाएंगे और फिर वी आर वोल्टेज जो होगा और वी सी जो होगा, बहरहाल हम इसको वेक्टर डायग्राम में फिर से एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि इस सर्किट के अंदर इसको हमने एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ तीन ही चीज़ें हैं जो आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। और सीरीज़ में जो मेन चीज़ होती है वो क्या होता है कि सीरीज़ में करंट सेम होता है, लिहाजा हम इसको लिख लेते हैं। अब देखें, सीरीज़ में करंट का सेम होने का हम बेनिफिट उठा रहे हैं। हम इसका एडवांटेज ये ले रहे हैं कि हम करंट को रेफरेंस बनाएंगे वेक्टर डायग्राम में। वेक्टर डायग्राम में ज़ाहिर है हमें शुरुआत करनी पड़ती है किसी एक वेक्टर से, फिर बाकी जो वेक्टर्स होते हैं देख लिया जाता है कि उनका पहले वेक्टर के साथ फेज़ डिफरेंस कितना है, तो उतने फेज़ डिफरेंस के साथ बाकी वेक्टर्स को भी प्लॉट कर लिया जाता है। तो वेक्टर डायग्राम में सबसे पहले वेक्टर डायग्राम मैंने पहले बोला है कि करंट को हम रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं। सो वी कुड टेक इट एज ए रेफरेंस। रेफरेंस से क्या मुराद है कि हम इसके वेक्टर को एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट कर रहे हैं, यानी ये एक रेफरेंस बन गया हमारा। तो वेक्टर डायग्राम देखें, मैंने लेट्स से कि ये लिया है जी करंट। ये करंट का वेक्टर मैंने रेफरेंस के तौर पे एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लॉट कर लिया। अब जो भी चीज़ें हम पीछे पढ़ के आए हैं, एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, तो उसको हम अभी यूज़ करते हैं। कि हमने देखा था कि जब अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी जब पास करता है रजिस्टर में से, वहाँ पे हमने देखा था कि करंट और वोल्टेज वो दोनों इन फेज थे, यानी हमने करंट को प्लॉट कर लिया है। अब देखें, मैं फिर से ज़रा ये इस क्वेश्चन की जो थीम है वो उसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि जितने भी हमारे पास सर्किट आएंगे, बेशक वो सिंपल सर्किट्स हैं या उसमें मल्टी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, खाली रजिस्टर है, खाली कैपेसिटर है, खाली इंडक्टर है, या रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हुए हैं, जिस तरह के भी हमारे पास सर्किट्स आएंगे, हम एक ही बात बार बार कर रहे हैं कि हमने करंट लेना है, टोटल करंट फाइंड। तो हम जो बार बार बात कर रहे हैं वो यही है कि हम हर सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज का आपस का रिलेशन जो है वो निकालते हैं। तो मेरे पास करंट जो है वो नॉन में है क्योंकि करंट को सोर्स के तौर पे लिया है। अब हमारा टास्क और टारगेट ये है टोटल वोल्टेज निकाल लें।
हमें पता है कि सीरीज़ के अंदर जितने भी सर्किट होते हैं वोल्टेज उनमें डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कुछ वोल्टेज जो है वो रजिस्टर के ऊपर आएंगे यहाँ पे, और कुछ वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर के ऊपर आएंगे। तो अगर मैंने टोटल वोल्टेज निकालने हैं तो मैं इन दोनों की वैल्यूज़ को जमा कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो वो टोटल वोल्टेज के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टास्क है वो वी आर और वी सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। हम वी आर वी सी को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास टोटल वोल्टेज के बराबर आएगा। तो यही हम चाहते हैं कि करंट को मैंने एक रेफरेंस ले लिया है, अब मैं वी आर और वी सी की वैल्यू देखना चाहता हूँ कि वो किसके बराबर है। लेकिन याद रखें क्योंकि हम वेक्टर डायग्राम बना रहे हैं तो इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये वेक्टर्स के तौर पे लिए जा रहे हैं। ये तमाम कंपोनेंट्स वेक्टर्स ही हैं, लिहाजा हमें वेक्टर रूल्स को ही फॉलो करना होगा हर जगह पे। इसलिए मैंने सबसे पहले जो वेक्टर प्लॉट किया है वो करंट का वेक्टर प्लॉट किया है, क्योंकि करंट सीरीज़ में सेम रहता है तो उसको हमने एक रेफरेंस के तौर पे प्लॉट कर लिया है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अब देखें, जब हमने एसी थ्रू रजिस्टर पढ़ा था तो हमें पता है कि उसमें जो करंट और वोल्टेज पास करते हैं वो दोनों इन फेज़ होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जो वी आर का वेक्टर होगा उसको भी आई के पैरेलल ही प्लॉट करेंगे। तो इसलिए वी आर की वैल्यू जो है अगर आप उसको प्लॉट करना चाहते हैं तो वो इसी वेक्टर के ऊपर लिखी जाएगी। आई और वी आर पैरेलल होने की वजह से हमने उनको सेम डायरेक्शन में प्लॉट कर दिया। तो ये इन फेज़ होते हैं, हम ये पहले सीख चुके हैं। तो दो वोल्टेजेस चाहिए थे हमें, वी आर और वी सी। उनमें से एक तो हमने प्लॉट कर लिया है, वो वी आर है, वी आर का वेक्टर प्लॉट कर लिया। लेकिन अभी वी सी की वैल्यू रहती है, यानी मैंने बोला था कि सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होते हैं, कुछ वोल्टेज आर पे आएंगे, कुछ कैपेसिटर पे आएंगे। कैपेसिटर के जो वोल्टेज है उसका वेक्टर वी सी कहलाएगा। वी सी की डायरेक्शन और पोजीशन कहाँ पे होगी उसको फिर दोबारा से आप वापस जाएं, एसी थ्रू कैपेसिटर को ज़रा रिकॉल करें जहन के अंदर, तो हमें याद पड़ेगा कि जब करंट पास करता है कैपेसिटर में से तो करंट लीड करता था और वोल्टेज लैग करते थे। ये हमें याद रहना चाहिए, जो हमने पीछे पढ़ा है हमें उसे भूलना नहीं है। तो वो वही चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं, हम बार बार उनको आगे इस्तेमाल करेंगे कि व्हेन एसी पासिस थ्रू द कैपेसिटर करंट लीड्स एंड वोल्टेज लैग। मतलब क्या है कि करंट जो है वो लीड करता है और वोल्टेज लैग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे वी सी को अगर प्लॉट करना है तो इस अंदाज से यहाँ पे प्लॉट करना है, इस तरीके से उसको प्लॉट करना है कि वी सी की वैल्यू जो है वो लैग करे और करंट की वैल्यू जो है वो लीड करे। और उनका दोनों का आपस में फेज़ डिफरेंस भी हमें पता था कि वो π/2 का होता है। लिहाजा देखें, मेरे पास यही ऑप्शन बचती है कि मैं वी सी को यहाँ पे प्लॉट कर दूँ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इन दोनों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। अगर इन दोनों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है तो इसलिए फिर हमें क्या करना होगा, करंट यहाँ पे शो करना होगा और वी सी यहाँ पे, ताकि जब ये रोटेट करेंगे तो इस तरह से रोटेट करें। लेट्स से कि ये हमारे पास फ़िलहाल ये पोजीशन जा रही है ना, फिंगर जो है वो आई को शो कर रही है और वी सी जो है वो मार्कर जो है वो वी सी को शो कर रहा है। तो आप इन दोनों को घुमाएंगे तो आप देखेंगे फिंगर आगे आगे जा रही है और मार्कर जो है वो पीछे पीछे आ रहा है। मतलब क्या, करंट आगे आगे जा रहा है और वी सी पीछे पीछे आ रहा है। इसका मतलब ये लीड कर रहा है करंट, तो करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहे हैं, वी सी लैग कर रहा है। तो जितनी बातें हैं, जितनी चीज़ें हमने पीछे सीखी थी, हमने यहाँ पे उनको जस्ट वेक्टर डायग्राम में अप्लाई किया है। तो हमने इस डिस्कशन को थोड़ा सा राइट डाउन किया है कि टेकिंग द वेक्टर ऑफ करंट आई एज रेफरेंस वी हैव ड्रॉन द वेक्टर वी आर पैरेलल टू आई अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमने वी आर को आई के पैरेलल ड्रॉ किया है क्योंकि हमें पता है कि करंट और वोल्टेज इन फेज़ होते हैं जब एसी पास करता है रेजिस्टर्स में से। सो वी नो दैट आई लीड्स इन केस ऑफ कैपेसिटर, लेकिन हमें यह भी पता है कि जो करंट है वो लीड करता है कैपेसिटर में और वोल्टेज लैग करते हैं। सो द वेक्टर ऑफ वी सी इज ड्रॉन विद π/2 फेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू शो इट्स लैगिंग टू आई, ताकि हम शो कर सकें कि वी सी जो है वो लैग कर रहा है करंट आई से या फिर आई लीड कर रहा है वी सी से। तो ये वेक्टर डायग्राम थी और इसकी थोड़ी सी हमने एक्सप्लेनेशन लिखी है। अब नेक्स्ट हम हेडिंग की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग से जाने से पहले मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ कि हर सर्किट में, इसी सर्किट में हम तो करंट और वोल्टेज का आपस का हम हमेशा फेज़ देखते हैं, फेज़ डिफरेंस देखते हैं और उनका आपस का रिलेशन देखते हैं। तो असल में मेरे पास वी आर आ चुका है और वी सी आ चुका है। तो मेरा अब नेक्स्ट टास्क क्या है कि मैंने टोटल वोल्टेज निकालना है। इन दोनों को ऐड करूँगा क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो आप उन दोनों को ऐड करें तो टोटल वोल्टेज के बराबर आएगा। तो हम टोटल वोल्टेज निकालना चाहते हैं, इसलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है टोटल वोल्टेज की।
अगर हम चाहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वोल्टेज निकालना या फिर इसकी डायरेक्शन निकालना आई के साथ, उसका फेज़ निकालना, तो हमें वी आर और वी सी को ऐड करना है। तो डेफिनेटली ये दोनों वेक्टर हैं। हम एडिशन के अंदर यहाँ पे वेक्टर रूल लगाएंगे, और एडिशन आपको पता है कि कैसे की जाती है। वेक्टर एडिशन वो हेड टू टेल रूल से की जाती है। तो इसलिए मैं जब इनकी एडिशन करता हूँ टोटल वोल्टेज के निकालने के लिए तो मैं पहले क्या करता हूँ, वी आर को फर्स्ट वेक्टर मान लेता हूँ। ये देखें, मैंने वी आर को फर्स्ट वेक्टर माना, ये मैंने वी आर को प्लॉट कर लिया, ये वी आर आ गया। और फिर सेकंड की टेल को फर्स्ट के हेड से मिलाना होता है हमें, तो वी सी की टेल को वी आर के हेड से मिला दिया। ये सेकंड वेक्टर था, ये देखें ये मेरे पास वी सी आ गया, ठीक है। ये वी आर था और ये क्या आ गया है, वी सी। और अब रिजल्टेंट वेक्टर दोनों को ऐड किया हेड टू टेल रूल से, तो एडिशन में जो रिज़ल्ट आता है वो फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से मिलाने से आता है। तो ये देखें, मैंने फ़र्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से मिला दिया, तो ये मेरे पास टोटल वोल्टेज आ गए हैं। ये टोटल वोल्टेज V कहलाएंगे। तो अब देखें ज़रा, वी आर और वी सी को हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर लिया है, और आफ्टर द एडिशन हमारे पास टोटल वोल्टेज आ गए हैं, और यही हमें रिक्वायर्ड थे। हेडिंग में लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वोल्टेज। तो इस डायग्राम को देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम इस हाइपोटेन्यूज की अगर लेंथ निकालते हैं तो वही मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वोल्टेज होगी। तो हम इसको लिख लेते हैं। सो हमने लिख लिया इसको, द टोटल वोल्टेज इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वी आर एंड वी सी बाय हेड टू टेल रूल। वी इज़ द टोटल वोल्टेज एज शोन इन फिगर 2। हमने इसका नाम रख दिया, फिगर 2 का जो वेक्टर डायग्राम थी उसका नाम फिगर 1 रख दिया है। अब इस फिगर 2 में आप देखें कि ये वी आर, वी सी और ये वी, ये तीनों वेक्टर्स मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम अगर इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वोल्टेज कहलाएगी। तो अब हम उसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम इसको वाइप आउट करते हैं, और ये देखें अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वोल्टेज अगर निकालना चाहते हैं, सो दीज वेक्टर्स आर फॉर्मिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि वी स्क्वायर बराबर आएगा, क्योंकि वी स्क्वायर जो है ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, ये बराबर है बेस स्क्वायर के, ये आ जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर के। तो हम दोनों का अंडर रूट लेते हैं, दोनों साइडों पे हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी ना, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड आ गई हमारे पास है टोटल वोल्टेज की, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो ये जो वोल्टेज आएंगे डेफिनेटली हम ऐसी क्वांटिटीज़ के अंदर तमाम जो वोल्टेज होते हैं टोटल वोल्टेज में, ये वी आर एम एस इसको कहा जाता है। तो ये टोटल वोल्टेज को हम लिख देते हैं कि इट इज़ दी आर एम एस वैल्यू, पीक वैल्यू नहीं है बल्कि आर एम एस वैल्यू है। यहीं से अब देखिएगा फर्दर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा जो, तो उसकी हेल्प से हम इम्पीडेंस डायग्राम बना सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वोल्टेज थी। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग देता हूँ इम्पीडेंस डायग्राम की। तो इम्पीडेंस डायग्राम में देखें हम इसी को आगे कैलकुलेट करते हैं। वी आर एम एस बराबर आ जाएगा, हम वी आर की वैल्यू लगाते हैं, ये आ जाएगा आई आर, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो ये आई स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया। फिर प्लस ये वी सी जो है ये वी इक्वल टू आई आर फार्मूले से आई इन टू एक्स सी आ जाएगा। इसके ऊपर भी हमला लगाया है, वी इक्वल टू आई आर फार्मूला इसके ऊपर भी लग गया है, वी आई इक्वल टू आई आर फार्मूला इसके ऊपर भी लग गया। लेकिन यहाँ पे रजिस्टर आएगा और यहाँ पे रिएक्टेंस आएगा, क्योंकि कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हमने एक्स सी का नाम दिया हुआ। तो अब देखें इसमें हम फर्दर इसको कैलकुलेट करते हैं। वी आर एम एस बराबर आ जाएगा किसके, आई हमारे पास कॉमन है, यह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आई स्क्वायर जो है इसका आप स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल कर दें तो हमारे पास वी आर एम एस आ जाएगा, आई को अंडर रूट से बाहर लिख दिया, यह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ये जो करंट आया है ये टोटल करंट है, इसको भी आर एम एस लिख दें। तो ये
डायग्राम जहन में रखिएगा, मैं इसको वाइप आउट कर रहा हूँ तो फिर बना लेंगे इसको। ये देखिए, ये वोल्टेज थे टोटल और ये टोटल करंट है। ये इसको यहाँ पे लेके आए हम, V/I कहलाएगा। ये VRMS आ गया और ये IRMS आ गया, और ये बराबर आ गया किसके, R² प्लस XC²। अब देखें बच्चों, ये है टोटल वोल्टेज और ये है टोटल करंट। तो सर्किट के टोटल वोल्टेज को टोटल करंट से हम डिवाइड करें तो वो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कहलाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला V/I होता है ना भाई। तो अगर आपने टोटल वोल्टेज को टोटल करंट से डिवाइड किया है तो ये टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन AC सर्किट के अंदर हम उसे टोटल रेजिस्टेंस का नाम नहीं देते, बल्कि टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट का नाम देते हैं। तो इसलिए इसको इम्पीडेंस बोला जाएगा, और आम जो रेजिस्टेंस होती है उसको R से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको Z से लिखेंगे। तो टोटल वोल्टेज ओवर टोटल करंट दैट इज़ नोन एज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और ये बराबर आएगी Z के। और Z किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है R² प्लस XC² के। तो ज़रा नोट करें, हमारे पास सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस आई है, ये R क्या चीज़ है, ये रेजिस्टेंस है रजिस्टर की, ये XC क्या चीज़ है, ये रेजिस्टेंस है कैपेसिटर की। तो दो रेजिस्टेंसेस जमा होकर टोटल रेजिस्टेंस के बराबर हमारे पास आंसर आ रहा है, लेकिन इनका भी एक वेक्टर सम होगा। इसकी उसी को हमने इम्पीडेंस डायग्राम का नाम दिया था। हमने अभी जो डायग्राम मिटाई थी, मैंने उसको दोबारा से अगर बनाता हूँ तो ये VR था, और यहाँ पे थे VC, और यहाँ पे था टोटल वोल्टेज V। तो सब में जो चीज़ कॉमन, VR किसके बराबर होता है जी, IR के, और VC किसके बराबर होता है जी, I/XC के। ठीक है ना, फार्मूला हमने पढ़ा इसका। VC किसके बराबर होता है, VC बराबर होता है I/XC के, यानी V = IR और VC = IR। यहाँ पे R की जगह पे XC। तो करंट तो सेम है ना। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इन वेक्टर्स के दरमियान में, एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, वो किस वजह से है, वो रेजिस्टेंस और XC की वजह से है। इसलिए हम इसको इम्पीडेंस डायग्राम का नाम दे देते हैं कि यहाँ पे करंट चूँकि सीरीज़ में तो कांस्टेंट होता है, सेम रहता है, तो इसलिए उसकी डायरेक्शन की वजह से ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि ये R जो है ये इसके पैरेलल आएगा, और जो XC है ये इसके पैरेलल आएगा। वैसे भी देखें, ये हमारे पास एक, इस फार्मूले को गौर से देखें तो ये एक हाइपोटेन्यूस बनता है, ये बेस बनती है, और ये परपेंडिकुलर बनता है। तो अगर आप इसको बेस बनाते हैं, ये देखें ये बेस आ गया, इसको आप परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये R आएगा और ये XC आएगा, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया Z। ये इम्पीडेंस डायग्राम कहलाती है। जिस तरह से हमने VR और VC बनाया था, इस फार्मूले को देख के भी पता चलता है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूस है। और इस फिगर को सामने रखें तो फिर भी हमें पता चलता है कि आपने R को बेस के एलांग ही क्यों लेना है, क्योंकि VR जो है वो बराबर था IR के, तो इसने बराबर आना V = IR। फार्मूले से जो बेस है वो VR के पैरेलल आनी है, यानी R ने VR के पैरेलल आना था, और जो XC है उसने VC के ही पैरेलल आना था। ठीक है, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज़ जो हैं, XC अब VR के तो पैरेलल हो नहीं सकता था ना। तो सिमिलर क्वांटिटी से मुराद ये है कि जो R है उसका रिलेशन VR से है, और जो XC है उसका रिलेशन VC से है। इसलिए हमने R को जो है वो यहाँ पे प्लॉट किया है, और XC को यहाँ पे परपेंडिकुलर में प्लॉट किया है। क्योंकि आप पूछ सकते थे कि बेस और परपेंडिकुलर में मतलब ये है कि आप कैसे पता चलेगा कि बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है। तो मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है कि जो R है ये VR के पैरेलल लेना चाहिए था, और XC जो है उसको VC के पैरेलल लेना चाहिए था, और V के पैरेलल जो है वो Z आ गया है। तो बहरहाल इस फार्मूले को हमने जहन में रखा, और पिछली जो फिगर थी इसको भी जहन में रखा, तो हमारे पास ये एक इम्पीडेंस डायग्राम बनती है। ये इम्पीडेंस डायग्राम कहलाती है। तो इसको आप फिगर 3 का नाम दे दें। हम इस इम्पीडेंस डायग्राम को, डायग्राम तो बोल दिया, लेकिन इम्पीडेंस की एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अलग से भी डेफिनेशन आएगी। वो हम शॉर्ट क्वेश्चन को जब डिस्कस करेंगे तो तब हम उसको लिखेंगे। तो लेकिन अभी हम बता देते हैं कि बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बाकी कंपोनेंट रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं अगेंस्ट द AC, तो सर्किट के जो जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वो टोटल मिला के जितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होते हैं अगेंस्ट द AC, तो वो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट कहलाती है। तो चूँकि बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे वेक्टर्स हैं, तो इम्पीडेंस भी एक वेक्टर होता है। इसलिए उसको हम वेक्टर डायग्राम की मदद से ही शो कर रहे हैं। तो वो बाकी जो रजिस्टर्स होते हैं
उनके या रिएक्टेंसेस होती हैं उनके सम से ही वो निकलता है टोटल इम्पीडेंस जो होती है, क्योंकि हम सारी जो क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे उनको वेक्टर रिगार्ड कर रहे हैं, तो इसलिए इम्पीडेंस को भी यहाँ पे एक वेक्टर के तौर पे प्लॉट किया जाता है और ये उसकी इम्पीडेंस डायग्राम या फिर वेक्टर डायग्राम कहलाती है। तो फर्दर अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो बाद दफ़ा हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि जी बराबर आ गया है अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और पीछे हम बता चुके हैं जो एक्स सी होता है 1 ओवर ओमेगा सी के बराबर होता है, लिहाजा इसका भी स्क्वायर आएगा, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर आप पुट कर सकते हैं 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, या होल भी बाद दफ़ा लिखा जाता है 1 ओवर ओमेगा सी होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ तक हमने देखा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट का। अब हम फेज़ डिफरेंस, लास्ट हेडिंग है इस क्वेश्चन की, उसको देखते हैं। फेज़ डिफरेंस को, फेज़ डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि हम वोल्टेज और करंट का आपस का रिलेशन देखना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज तो निकाल ली है, और अब ये बाकी था, आपको याद था इससे पहले मैंने ये डायग्राम बनाई थी, ये था वी आर, हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनकी एडिशन की, ये था वी सी, वी आर के ही पैरेलल फिर मैंने आर को लिया था, और वी सी के ही पैरेलल मैंने एक्स सी को लिया था, ये टोटल वोल्टेज थे। ये इससे पहले इम्पीडेंस डायग्राम से पहले वाली डायग्राम को मैंने दोबारा देखा है, वी आर के पैरेलल जो था वो आई था, तो मैं देखना चाहता हूं कि आई और वोल्टेज के दरमियान में अब फेज़ डिफरेंस कितना है, उसको हम थीटा का नाम दे रहे हैं, तो ये हम निकालना चाहते हैं, इसलिए हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है उसका नाम है फेज़ डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। जी, तो हम देखने जा रहे हैं फेज़ डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, वोल्टेज और करंट के दरमियान में ये जो एंगल नज़र आ रहा है हमें, हम इसको फेज़ डिफरेंस का नाम दे रहे हैं। तो सिंपल आप देखते हैं कि अगर आपने ये एंगल कैलकुलेट करना है तो फिर दोबारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर यहाँ पे वी सी है और बेस यहाँ पे वी आर है। तो देखें इसमें ये जो एंगल थीटा है, हम पिछले जितने भी केसेस देख रहे थे उसमें π/2 का फेज डिफरेंस आता था आमतौर पे, यानी हमने जब प्योर सर्किट देखे हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट देखा है, प्योर कैपेसिटिव से मुराद है खाली कैपेसिटर लगा हुआ है पूरे सर्किट में, या फिर खाली इंडक्टर लगा हुआ है, तो उसमें π/2 का फेज डिफरेंस आता था। लेकिन यहाँ पे ये जो आई और वी के दरमियान में एंगल है ये π/2 से कम है, लेकिन ये हमें पता चल रहा है कि ये इसमें लीड कौन सी चीज़ कर रही है और लैग कौन सी कर रही है। तो आपको नज़र आ रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स ने चूंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेंगे, और उन दोनों के दरमियान में जो फेज डिफरेंस होगा वो थीटा होगा। तो थीटा फेज डिफरेंस के साथ करंट लीड करेगा, वो थीटा फेज डिफरेंस π/2 का नहीं होगा बल्कि लेस देन π/2 होगा। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो इस फार्मूले से निकलेगी। तो हम लिख देते हैं इसको, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी सी ओवर वी आर। वी सी की जगह पे आप वैल्यू लगाएं ओहम लॉ लगा के आई इंटू एक्स सी, और वी आर की जगह पे आई इंटू आर, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस एक्स सी थी उसको लिख दिया, आई से कैंसिल कर दें, तो हमारे पास देखें थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स tan इनवर्स ऑफ एक्स सी बराबर होता है 1 ओवर ओमेगा सी के, तो ये वैल्यू पुट कर दे 1 ओवर ओमेगा सी इंटू आर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे कि इतने फेज डिफरेंस के साथ करंट लीड करेगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमें अभी फ़िलहाल तो नहीं पता, हम जब ओमेगा सी और आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो फिर हमें इसकी वैल्यू नॉन भी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं। जी, तो बच्चों हमने लिख दिया है इसको कि द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस यानी करंट, द वैल्यू ऑफ आई विल लीड दी वोल्टेज यानी वी आर एम एस बाय द थीटा फेज डिफरेंस विच विल बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन 1। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है, तो इक्वेशन 1 की मदद से आप वो फेज़ डिफरेंस निकाल सकते हैं, और इतने फेज़ डिफरेंस के साथ वो लीड करेगा। सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि वो π/2 से लेस होगा, एग्जैक्ट वैल्यूज़ के फार्मूले से हम वैल्यूज़ पुट करके ही निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, इसको याद रखिएगा।